देखो पहला क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द पीएल, क्रेडिट साइड ऑफ द पीएल। Liability side of the balance sheet. बेटा कैपिटल So asset एक्सपेंडिचर, side of the हाँ balance एसेट में sheet. जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पैसा लगा रहे हो, लायबिलिटी में पैसा मिलता है, शेयर कैपिटल, लोन, ये सब लायबिलिटी, इनसे पैसा आता है, कैपिटल रिसिप्ट होगा वो। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड, ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर ओन ट्रांजैक्शन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ट्रांजैक्शन नहीं, सॉरी, हाँ ओन ट्रांजैक्शन, ओन ट्रांजैक्शन ओनली। जब खुद का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं तो खुद का अकाउंट तो बना ही रहे हैं, एक मेमोरेंडम अकाउंट भी बनाते हैं। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट, ऑन 11/24 मिस्टर एक्स टुक डिलीवरी फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ 5 मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम, 4,000 being paid on delivery and the balance in 5 installment of 600 each payable annually on 31st December। तो 1 जनवरी को 5 मशीन लिए हायर परचेज सिस्टम पे, 4,000 डाउन पेमेंट दे रहे हैं और बैलेंस 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच, यानी 30,000 और 4,000, 34,000 टोटल एसेट का पे कर रहा है एनुअली। द वेंडर कंपनी चार्ज 5% इंटरेस्ट पर एनम ऑन ईयरली बैलेंस, और इंटरेस्ट कितना हो रहा है 5% पर एनम। तो कैश प्राइस ऑफ द 5 मशीन वॉज 30,000। ठीक है, तो बताओ इंटरेस्ट पर एनम कितना लगेगा। बोलो कैसे कैलकुलेट करें। सर 34,000 टोटल दे रहे हैं, 4,000 तो डाउन पेमेंट, उस पर इंटरेस्ट लगेगा क्या कभी? नहीं सर। तो 30,000 पे कर रहे हैं, हाँ 30,000 डिवाइडेड बाई 5% इंटरेस्ट, मतलब 105 इंटू 5 कितना होगा? इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना ईएमआई में? तो सर 1428 वो नहीं, ये तो टोटल पे आ जा रहा है, तो टोटल पे आ जा रहा है, अपने को टोटल पे थोड़ी निकालना है, अपने को तो इंटरेस्ट पर एनम निकालना है। तो पूरा साल लाइफ टाइम का इंटरेस्ट हो जाएगा ना, तो 30,000 तो टोटल पेमेंट है, 6,000 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5, ये कितना आ रहा है? 285। तो यहाँ तो आंसर नहीं है ये। हम क्या कर रहे हैं, रुको रुको रुको, कैलकुलेट इंटरेस्ट पर एनम, कितना इंटरेस्ट है आपका अभी? 285 इंटू उसको 5 करो तो भी तो नहीं आएगा। 1425। वो तो वही आ जाएगा जो पहले बोले थे आप। हाँ वो तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव भी तो आंसर है। तो इनका आंसर क्या है, देखिए जरा, 3 का ही आंसर है 4,000। रुको देखते हैं कैसे आएगा, कुछ गलती कर रहे हैं अपने। कुछ तो डायरेक्ट निकलेगा, मतलब ये लोग ये बोलना चाहता है कि 26,000 एसेट का कॉस्ट प्राइस, नहीं कॉस्ट प्राइस, कैश प्राइस कितना बोला एसेट का? हाँ अरे भाई यार अपने पागल लोग हैं, कैश प्राइस तो बता दिया ना 30,000 है ना, ये रहा कैश प्राइस 30,000, और अपने टोटल पे कितना कर रहे हैं 34,000। तो बाकी 4,000 क्या चीज का पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। तो वही, ओह अच्छा। बट यहाँ पे एक रॉन्ग वर्ड बोला, इंटरेस्ट पर एनम बोला था, इसलिए हम 1 साल का निकालने चले गए।
पर साल थोड़ी 4,000 इंटरेस्ट दे रहे, टोटल इंटरेस्ट 4,000 दे रहे, यही आंसर है। ठीक है। इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज, कैश प्राइस में इंटरेस्ट जो उसको क्या नाम से बुलाते हैं? एचपी प्राइस ना, हायर परचेज प्राइस ऑफ हाँ, तो 4 का सी, हाँ 4 का सी, ये रहा। 5 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मा इनवॉइस, इनमें से कौन सा बात परफॉर्मा इनवॉइस के लिए ट्रू है? इट इज अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय कंसाइनर टू द कंसाइनी, ओनली द डिटेल ऑफ गुड्स रिटर्न एंड रिकॉर्डेड इन दिस डॉक्यूमेंट, इट एक्ट एज एन एविडेंस ऑफ द रेमिटेंस ऑफ मनी ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, नन ऑफ द अबव। बोलो बेटा, कंसाइनर जब कंसाइनी को माल भेजता है तो नॉर्मल बिल तो नहीं बना सकता ना, ये होगा। हाँ नॉर्मल बिल बना Document सकता है क्या sent, जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेज रहे हैं? नहीं, क्योंकि तो सेल तो है ही नहीं, तो नॉर्मल बिल नहीं होता, उसको परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो 5 का ही आंसर होना चाहिए, राइट है। 6 पे आ जाओ, प्रैक्टिकल सम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन बता रहा 8,20,000, कहाँ बता रहा है ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। हाँ, सब्सक्रिप्शन accrued in the beginning of the year and at the end of the year, ओपनिंग और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन दे दिया। accrued यानी बाकी है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो बताओ फिगर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना होगा? उल्टा चलना है ना, तुम नॉर्मली कैसे चलते हो? नॉर्मली तुमको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया रहता है सब्सक्रिप्शन कितना है, उसमें ऐड करते हो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस करते हो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी एक्रूड, ऐड करते हो ओपनिंग एडवांस और माइनस करते हो क्लोजिंग एडवांस। ये तो करते हो, वो वर्किंग सिखाई है जो, हाँ, तो तुम्हारा फिगर निकल आता है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर दे दिया 8,20,000 और मेरे को एक्रूड का फिगर दिया, एडवांस का कुछ फिगर नहीं दिया। तो ओपनिंग एडवांस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ऐड और क्लोजिंग माइनस हो जाएगा ना, उल्टा आएंगे तो। हाँ, तो ये फॉर्मेट ब्रेन में रहे तो सोचने में आसानी रहेगा। तो 8,20,000 में मेरा ओपनिंग होगा ऐड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 74, एंडिंग में 96, तो 74 ऐड होगा और 96 माइनस होगा। 8,20,000 में 74,000 797, कितना? 98, 798। मेरा आंसर 6 का ए राइट है। नेक्स्ट पे आ जाओ। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। एडमिशन सर रिटायरमेंट डेथ में भी तो यूज करते हैं बेटा। एक्चुअली रूल क्या है सुनना, हम लोग जब एडमिशन करते हैं तो ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, और जब रिटायरमेंट या डेथ करते हैं तो न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। इसका हालांकि आंसर दोनों में एक ही आएगा, लेकिन इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और इसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एडमिशन के टाइम में काम आता है और गेनिंग रेशियो, हालांकि एडमिशन में भी तो गेनिंग निकल सकता है, बट मेनली उसका नाम सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, 7 का ये आंसर राइट है। 8 पे आ जाओ। A and B are partner sharing PSR in 3:2. C is coming as a new partner for 1/5 share. Calculate new PSR and sacrificing ratio. Sacrificing ratio, कैलकुलेट न्यू PSR एंड sacrificing दोनों निकालने बोलिए, बट आंसर तो दोनों के हिसाब से नहीं दिए, क्योंकि 3 पार्टनर हो जाएगा बेटा। सिर्फ 3 होगा ना, इस 2 मतलब। हाँ, तो दिया ही नहीं है कहीं पर। हाँ, मेरे को लगता है खाली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बोलना चाह रहा है, न्यू PSR निकालना नहीं बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस केस में याद है, ये पहला वाला केस है ना मेरा, ये पहला केस होता है। रेशियो में 3 केस होता है, रेशियो न्यू PSR निकालने में 3 केस होता है। ये पहला केस है। पहला केस में हम आपको एक शॉर्टकट बात बोले थे कि जो ओल्ड रेशियो है, अगर आपको क्वेश्चन इतना ही बता के रुक जाए
कि नया पार्टनर का ये रेशियो है, बात खत्म। वो किससे कितना ले रहा है, कौन उसको कितना दे रहा है, वो सब नहीं पता है, तो मेरा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो 3:2 ही मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, हाँ सर। निकालते तो भी वही आता। फुल फॉर्म ऑफ गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ग्लोबली एक्सेप्टेड या ग्लोबल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ए होगा, ए होगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग है वहां पे, ग्लोबल तो है ही नहीं, तो इधर तो ऐसे कट जाएगा, जनरली जनरली बचेगा, अकाउंटेंसी नहीं अकाउंटिंग है। 9 का ए आंसर, 9 का ए आंसर। 10 पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल एस्टिमेट द कैपिटल ऑन 31/3/2024। ईयर एंडिंग का कैपिटल निकालो। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है मेरे को, 4,10,000। ड्राइंग दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो ड्राइंग माइनस होता है, प्रॉफिट ऐड होता है ना। सीधा सीधा अगर क्लोजिंग दिया है, सॉरी ना, क्लोजिंग निकालना है, ठीक है ना। तो हमेशा नियम क्या होता है, ओपनिंग में ऐड करते हैं फर्दर कैपिटल, माइनस करते हैं ड्राइंग और ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, तो मेरा आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल 420 होगा। तो यहाँ पे सीधा ही आना है। तो 4,10,000 में माइनस 40,000 ऐड 50,000, 4,20,000 आंसर। 10 का सी आंसर राइट है। ठीक है, 11 पे आ जाओ। एज ऑन 31 मार्च 2024 डेटर एंड एडिशनल बेड डेप्ट 8 लाख एंड 10,000। तो मेरा डेटर है 8 लाख और एडिशनल बेड डेप्ट है 10,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है, तो बताओ अमाउंट ऑफ प्रोविजन कितना होगा। तो पहले 8 लाख में 10,000 माइनस करेंगे, क्योंकि एडिशनल बेड डेप्ट माइनस होता है। अब बचा हुआ फिगर पे प्रोविजन कैलकुलेट होगा ना, तो 5% प्रोविजन 7,90,000, 39,500। और अगर ये माइनस करने के बाद जो फिगर आता उस पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट होता। ठीक है ना, ये बात ध्यान ही है अपने को। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 12 नंबर। तो 11 का आंसर है सी, ये रहा 11 का सी। आ जाओ 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस, नॉट। इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस लेजर। ये तो सही है, ये तो है। इट डज नॉट प्रोवाइड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी विच कैन बी डिटरमाइंड बाई ऑडिट। आई थिंक यही फॉल्स होना चाहिए। इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ओनली a स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये भी ट्रू है। ऑल द ट्रांजेक्शन आर प्राइमरी रिकॉर्ड इन द बुक, हेंस इट इज a प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। मेरे हिसाब से तो बी आंसर है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही तो बताता है ट्रायल बैलेंस। हाँ ठीक है, 12 का बी आंसर है। यहां बोला इट इज नॉट, इट डज नॉट प्रूव। नहीं सर, ये प्रूव करता है कि तुम अर्थमेटिकली तो एक्यूरेट हो। ठीक है, 13 पे आ जाओ। इन ए कैश बुक डेबिट बैलेंस इज 112, ब्रॉड फॉरवर्ड एट क्रेडिट बैलेंस ऑफ 121। कैश बुक का डेबिट बैलेंस 112 था, उसको गलती से जब कैरी फॉरवर्ड किए तो 121 लिख दिए। तो मतलब इनकमिंग साइड में ज्यादा लिख दिया 9 रुपया। नहीं, वो और ही गलती, डेबिट बैलेंस था उसको क्रेडिट साइड में लिख दिए, तो ये भी दूसरा ब्लंडर। हमको डेबिट साइड में लिखना था 112, हम क्रेडिट साइड में 121 लिख दिए। ठीक है, ये गलती है मेरा। मतलब इनकमिंग साइड में था 112, हम आउटगोइंग साइड में 121 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को बोला जब बीआरएस बना रहे हैं, हमको बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलना है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। हम कैश बुक में 112 प्लस 121 कितना होगा, 233 है ना। हाँ हाँ। हम 233 रुपया कैश बुक में कम लिख दिया, ठीक करने के लिए एड बैक करना पड़ेगा। पेमेंट साइड में लिख दिया, मतलब माइनस कर दिया ना हम कैश बुक को। 112 से प्लस करना था, वो किया ही नहीं, उल्टा माइनस कर दिया 121। तो माइनस भी ठीक करना है और जो नहीं लिखा है वो भी ठीक करना है।
तो हमको कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा 233 थी, ठीक है। ये देखो हाँ सर। 12 का सी। अब आ जाओ, सॉरी 13 का सी। अब आ जाओ 14 और 15, लास्ट 2 क्वेश्चन। परचेज ऑफ लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज wrongly debited to purchase account. It is an error of omission, commission, principal, misposting. प्रिंसिपल। हाँ, रूल का गलती कर दी है सर। एसेट है, आप उसको खर्चा मान लिए। लैपटॉप लिए ऑफिस यूज के लिए एसेट है ना, हम हाँ। उसको परचेज मान लिया, मैंने ट्रेडिंग में डाल दिया, मतलब एक्सपेंडिचर मान लिए। ये हम रूल का गलती किए, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। शिवा ड्रॉज अ बिल ऑन सनत ऑन 25 अक्टूबर 2023 फॉर 90 डेज। द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी 90 दिन। कहाँ ऐड होगा, गिनो। अक्टूबर में कितना दिन बचा, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन। हाँ। नवंबर का 30 दिन, तो 6 + 30 प्लस दिसंबर का भी 31 दिन, प्लस जनवरी का, नहीं जनवरी का पूरा 31 तो नहीं लेंगे, जनवरी में और कितना दिन आएगा, 23 दिन। 23 दिन ना। हाँ, 2 दिन ग्रेस का जोड़ना है, 2 दिन ग्रेस का। तो 26 आएगा। 3 दिन ग्रेस का जोड़ना होता है ना बेटा। सर 2 दिन ग्रेस का और 1 दिन 3 दिन ग्रेस का, तो आएगा 26 जनवरी। लेकिन 26 जनवरी नेशनल हॉलिडे है, इसलिए नेशनल 25 हॉलिडे। जनवरी को ही बिल का ऑनर करना पड़ेगा, समझे। हाँ। ठीक है चंद्रलेखा। हाँ सर। चलो अब बड़ा वाला सम पे आ जाते हैं। ये एमसीक्यूज आ जाए भाई, मजा आ जाए। फिर वही 7 में 5 करने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन ए और बी दोनों है। यहाँ पे बोले पहले हम वो ढूंढते हैं जो 14 नंबर का अकेला है, क्या वो मेरा क्वेश्चन है जो हम स्कोर कर सकते हैं। तो हम पहले वही अटेंड कर जाएंगे एग्जाम में। अकाउंट्स में ये पैटर्न रखना, 14 नंबर का है क्या, रुको इस आंसर शीट वाला में नहीं देखते, इसमें देखते हैं। 7 का ही है, 3 का ए और बी भी 7 का ही है, 4 का ए और बी भी नहीं, 4 अकेला है 14 का, है ना। 4 अकेला है 14 का। और यहां पे कौन सा दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है बेटा। और सैंपल पेपर 2 में जरा चेक करें तो क्या दिया है। सैंपल पेपर 2 में भी चेक करते हैं क्या दिया है। इनकम एक्सपेंडिचर दिया। वहां पर भी हाँ। मतलब इस बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। हाँ सर। तो इनकम एक्सपेंडिचर को अच्छे से करके जाना। इधर बोला है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द एसोसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 एंड बैलेंस शीट एज फॉर द डेट। लेकिन ये नहीं, एक मिनट। और यहाँ क्या बोला है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने बोला है और ट्रेडिंग एनपीएल बनाने बोला है। ये कैसा क्वेश्चन दिया है भाई। ओ ये सिंगल एंट्री दिया है बेटा, कन्वर्जन है ना, जहां तो सिंगल एंट्री दिया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब वो कैश बुक बनाने बोल रहा है आपको अब, और ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने बोला। मतलब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन यह है, वहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। सर सेट 2 में एक और 14 का है, 14 मार्क्स का। यहाँ भी एक और 14 का है, ये रहा पार्टनरशिप का। हाँ, इधर भी पार्टनरशिप का है। कौन सा है वहां पे, एडमिशन है कि क्या है। इधर एडमिशन का दिया है। एडमिशन है या रिजोल्यूशन दिया, ठीक है। तो मतलब एडमिशन रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ये फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और यहाँ ये क्या दिया है, ये 7-7 का ही दिया है फिर, और यहाँ भी 7-7 का ही दिया है और भी, और 8 नंबर तो खैर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है, तो उसमें 5-5-4 का दिया है। चलो ठीक है, हम ऊपर से करते हैं, ठीक है। या क्या करना है, पहले 14 का करना है, क्या करना है बोलो। से ऊपर से करते हैं। चलो ठीक है, ऊपर से करते हैं। हम सॉल्यूशन वाला ही सेट खोल के कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है पुटिंग करते जाएंगे। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑफ 1200 रुपया, एक मिनट गलती हो गया, 2 नंबर खोलना है। देखो यहाँ पे क्या दिया, 1 अप्रैल 2021 को सोम लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ 66,000 एंड स्पेंड 5,000 ऑन शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस एंड 7,000 ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी एंड 1,000 ऑन कैरेज एंड 500 ऑन इंस्टॉलेशन एंड ब्रोकरेज एज 500 ऑन आयरन रोड आयरन पैड। अच्छा, तो ये सब खर्चा किया, सब एसिड का पार्ट होगा। वो मान के चल रहा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट द मशीन विल बी स्क्रैप वैल्यू ऑफ 5,000 एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ विच इज 15 years। 1 जनवरी 2022 को रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ 3,000 वे कैरिड आउट। ऑन 1 अक्टूबर 2023 द मशीन वाज सोल्ड फॉर 50,000। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 years। इजी सम एकदम, डिप्री का सारा आइटम जोड़ के एसेट का वैल्यू माने 66,000 प्लस 5,000 71 प्लस 7,000 78 प्लस 1,000 79 प्लस 1,000 और 80,000 का एसेट खरीदा है वो 1 अप्रैल 2021 को। मान के चल रहा है उसका स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द 15 years। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं बोला है सर, जो डेटा दिया उससे समझ में आ रहा है, एसएलएम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, मतलब 75,000 बाय 15 कितना आएगा 5,000। 5,000 का डिप्रिसिएशन एवरी ईयर। हाँ ठीक है सर, आप एसेट को 1 जनवरी 2022 को रिन्यूअल किए, उससे कोई मतलब है? छोटा मोटा रिन्यूअल रिपेयर एग्जिस्टिंग एसेट में ऐड नहीं होता, बेवकूफ बनाने के लिए दिया डेटा। और फिर 1 अक्टूबर 2023 को पूरा मशीन बेच दिए, शानदार समय सर। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा 80,000 माइनस 5,000 का डिप्री 75,000 वैल्यू बचेगा। सेकेंड ईयर फिर 5,000 का डिप्री, कितना वैल्यू बचेगा 70,000। ये कब का वैल्यू आ गया 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 23 पे आ गए। अब 1 अक्टूबर 2023 को बेचे, मतलब और 6 महीने यूज किए। तो और 2,500 का डिप्री, 5,000 पूरे साल का है तो 6 महीने का कितना होगा 2,500। तो यानी आपका 72,500 का एसेट नहीं, सॉरी 68,500 का एसेट है। नहीं 67,500 का, उसको आप बेच दिए 50,000 में, माने आपको 17,500 का लॉस है। लॉस है बेटा, ठीक है। ये हो गया, आप तुरंत पुटिंग चालू करो। देखो 2 बैंक 66 और 14 अलग अलग लिखा, आप एक साथ भी लिख सकते थे 70,000 80,000। पहला साल का डिप्रिसिएशन 5,000 बचा 75, सेकंड साल का डिप्रिसिएशन 5,000 बचा 70, थर्ड साल का डिप्रिसिएशन 2,500, 50,000 का सेल वैल्यू, 17,000 का लॉस, अकाउंट मैच होके क्लोज होगी। सर मजा आ जाएगा, इतना इजी डिप्री दे दे तो, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस ऑफ अ कंसर्न इज एग्री बाय द फॉलोइंग मिस्टेक्स वे डिस्कवर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस एग्रीड हो गया था, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने के बाद गलती पकड़े। तो सर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद गलती पकड़ते हैं तो एक ही बुद्धि याद रखने लायक बात है, रेक्टिफिकेशन का एंट्री पास करना है सारा के केस में। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना है क्या, कि जो भी ट्रेडिंग पीएल का आइटम का नाम आएगा रेक्टिफाइड एंट्री में, उसकी जगह वर्ड यूज करेंगे पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। हाँ सर। चलो पहले बोला नो एडजस्टमेंट एंट्री वाज पास फॉर अमाउंटिंग 2,000 रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट। एक आउटस्टैंडिंग रेंट है, उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करना भूल गए थे। तो नॉर्मली एंट्री क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट।
अगर ये बिफोर फाइनल अकाउंट होता तो यही रेक्टिफिकेशन एंट्री लिख के आ जाते, लेकिन क्योंकि आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो रेंट वर्ड की जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। हाँ पीएल एडजस्टमेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, क्या किए, क्या पास करने बोला, जनरलिटी पास करने नहीं बोला क्वेश्चन में। ओह पीएल अकाउंट में खाली इफेक्ट शो करने बोला, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लोग एंट्री पास करते 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 तो ये एंट्री होगा, पीएल अकाउंट में क्या इफेक्ट होगा बेटा, पीएल कम होगा ना। हाँ पीएल में डेबिट साइड में खाली आएगा। पीएल में इफेक्ट बोला है कि बैलेंस शीट में भी इफेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन, दोनों में बोला है। खाली इफेक्ट शो करना है। हाँ तो पीएल में माइनस होगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, है ना। हाँ हाँ ये सर। लिखिए, ये लिख दिया देखो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000, परचेज बुक में 1000 ज्यादा लिख दिए तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। आफ्टर फाइनल अकाउंट तो एंट्री क्या होना चाहिए, सस्पेंस टू परचेज, परचेज डेबिट होता है, ज्यादा लिख दिए, ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा मैंने क्रेडिट, और सस्पेंस डेबिट अगर जनरल मांगता तो ये लिखते हैं और परचेज की जगह पीएल एडजस्टमेंट वर्ड लिख देते। यहां परचेज को कम करना है तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम लिखा गया है ना, उसके कारण नेट प्रॉफिट भी कम लिखा गया, ठीक करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोला है 4000 डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, डिप्री लिखना ही भूल गए तो नॉर्मली एंट्री क्या होगा, डिप्री लिखना भूल गए तो डिप्री डेबिट होगा, और मशीन को कम करना भूल गए तो टू मशीन होगा। जनरल एंट्री यही होगा, डेप टू मशीन, और डिप्री वर्ड की जगह लिख देंगे पीएल एडजस्टमेंट, अगर जनरल मांगता तो यही करते क्योंकि आफ्टर फाइनल अकाउंट है। समझ में आ रहा है मेरा ये बात। इफेक्ट क्या होगा, सर डिप्री पीएल में लिखना भूले हैं तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ठीक करने के लिए पीएल से हटाएंगे और बैलेंस शीट में एसेट से भी कम कर देंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोला है ₹600 पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, स्टेशनरी खरीदे हैं तो एंट्री होना चाहिए स्टेशनरी टू कैश, मेरे अकाउंटेंट कर दिया परचेज टू कैश, तो करेक्ट एंट्री अगर कोई बोलता तो क्या करते हैं, स्टेशनरी टू परचेज, दोनों ही पीएल एडजस्टमेंट का आइटम है, दोनों ट्रेडिंग पीएल का आइटम है। हाँ नो इफेक्ट इन पीएल एंड नो इफेक्ट इन बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ सर पीएल में क्यों नहीं इफेक्ट आया, अरे बेटा एक खर्चा बढ़ाओगे एक खर्चा कम करोगे, अल्टीमेटली पीएल पे तो जीरो इम्पैक्ट हो गया ना। सेल बुक ज्यादा लिख दिए, ओवरकास्ट बाय 1000, सर कम कर दीजिए तो सेल्स टू सस्पेंस कर दीजिए, है ना। हाँ यानी सेल्स की जगह पीएल एडजस्टमेंट लिख दीजिएगा एग्जाम में अगर जनरल मांगता तो, क्योंकि आफ्टर फाइनल अकाउंट है। यानी सर प्रॉफिट क्या हो गया गलती से, सेल बुक क्या ओवरकास्ट है ना तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ठीक करने के लिए क्या करोगे नेट प्रॉफिट में माइनस, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ है नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ठीक करने के लिए माइनस करेंगे। ये लोग ठीक करने के लिए क्या करेंगे वो भी नहीं लिखा है, आप वो भी लिख के आना, ठीक है। हाँ लास्ट ₹5000 रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेप्ट हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, बुक डेप्ट बोला सॉरी बैड डेप्ट नहीं, मतलब डेटर से 5000 रुपया मिला है तो एंट्री होना चाहिए कैश टू डेटर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। हाँ बुक डेप्ट बोला है बैड डेप्ट नहीं, ठीक से पढ़ लेना, बुक डेप्ट का मतलब डेटर होता है, बुक डेप्ट, डेप्ट का मतलब डेटर, बुक मतलब जो बुक में डेटर लिखा हुआ है,
अच्छा, उसको तुम्हारा अकाउंटेंट क्या किया, कैश टू सेल्स कर दिया। तो अगर हम तुमसे रेक्टिफिकेशन एंट्री मांगते तो क्या करते, सेल्स टू डेटर। सेल्स टू डेटर, और यही अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो सेल की जगह पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर, है ना। हाँ तो से बैलेंस शीट में डेटर को भी कम करना है, और नेट प्रॉफिट में क्या हो गया होगा, इनकम बढ़ गया होगा, है ना। तो इनकम को भी कम करना हाँ पड़ेगा। सर। सेल बढ़ गया माने जीपी बढ़ गया, जीपी बढ़ गया माने नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों ओवर स्टेटेड हो गया, ठीक करने के लिए माइनस करेंगे, और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करेंगे। और कैपिटल भी तो बढ़ गया होगा ना, क्योंकि सेल बढ़ा, जीपी बढ़ा, तो नेट प्रॉफिट बढ़ा, तो कैपिटल भी बढ़ गया, कैपिटल से भी माइनस करेंगे। ठीक है, हाँ ऐसे करना पड़ता है। ये इस टाइप का गंदा क्वेश्चन दिया है, ऐसा देना नहीं चाहिए था, एंट्री मांगना चाहिए था। जो भी अब ठीक है। 3A और बी पे आए, हो गया 2 का ए और बी। 3 में क्या बोला, एक्स ड्रॉज अ बिल ऑफ 1200 रुपया एंड वाई एक्सेप्टेड द सेम फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन इन रेशियो ऑफ 4:2। एक्स वाई पे 1200 रुपये का बिल ड्रॉ किया, वाई उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और दोनों उस पैसा को 4:2 में बांट लेंगे। म्यूचुअल एकोमोडेशन याद है, हम बताया था बिल से एक्सचेंज बताते वक्त, एक्चुअली में कोई किसी से कोई पैसा पाता ही नहीं था, कोई सेल परचेज हुआ ही नहीं। हम आया होगा तुम्हारे पास, भाई लोन देना, तुम बोला हम तो खुद लोन ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए तो। बैंक दे नहीं रहे क्योंकि अपने पास सिक्योरिटी है नहीं देने के लिए। हम क्या किया, तुम्हारे ऊपर बीआर ड्रॉ किया, तुम बीआर एक्सेप्ट कर लो, और वही बीआर फिर हमको साइन करके दे दो, हम बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा और पैसा बांट लेंगे थोड़ा थोड़ा। उस पैसे को यूज कर लेंगे, मैच्योरिटी के दिन बैंक तुमसे पैसा मांगने आएगा, तुम मेरे से पैसा लेके बैंक को दे देना, तुम्हारा वाला हिस्सा, और मेरे से जितना हम इतना यूज किए उतना मेरे से लेके बैंक को दे दो। यही तो होता है एकोमोडेशन, म्यूचुअल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे यही हुआ है। तो एक्स वाई पे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता म्यूचुअल एकोमोडेशन क्या है, तुमको जो क्वेश्चन बोला वो करते रहो। पहले बोला किसके बुक्स में जनरल मानता है, बुक एक्स और वाई दोनों की बुक्स में। तो एक्स के बुक में क्या होगा, बिल ड्रॉ का एंट्री, एक्स ड्रॉज द बिल। तो एक्स के बुक में बी आर है, वाई के बुक में बीपी है ना, तो BR2 वाई होगा एक्स के बुक्स में, वाई के बुक्स में Y2 BP। 1200 का बिल बना, ठीक है ना। देखो पहले एक्स के बुक में बोला BR2 वाई, वाई के बुक्स में क्या बोला X2 BP, ठीक है। हाँ सर। अब क्या हुआ, एक्स बिल को डिस्काउंट करवा लिया और 1/3 पैसा बी को दे दिया। एक्स बिल को डिस्काउंट कराया 1110 रुपया में, ऑब्वियस बात है 1200 रुपया का 1200 तो बैंक देगा नहीं, बैंक चार्जेस काटेगा। इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्ज। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू BR, यही होगा। हाँ। और वाई को पैसा दे दिया, वो थोड़ा कितना 1/3, और डिस्काउंटिंग चार्ज भी तो वाई झेलेगा, तो वाई अकाउंट डेबिट। कितना पैसा दिया, 1200 का 1/3 कितना होता है 400। तो यह देखो 400 डेबिट हुआ, लेकिन रुपया कितना दिया सर, 1110 का 1/3 कितना होगा 370। हाँ 370। और 90 रुपीज जो डिस्काउंटिंग चार्ज है उसका भी 1/3 वो झेलेगा, तो 2 डिस्काउंटिंग ऑफ बिल 30 रुपीज, 90 का 1/3। वाई को पैसा मिल रहा है तो वाई के बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगा, डिस्काउंटिंग का एंट्री वाई के बुक्स में कुछ नहीं होगा। वाई थोड़ी डिस्काउंट कराया, एक्स डिस्काउंट करवाया बैंक से, तो वाई को पैसा मिला 370, तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंटिंग चार्जेस वो भी झेल रहे 30 रुपीज का, और 2x 400, एक्स पैसा दिया इसलिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। अब क्या हुआ, बिफोर द ड्यू डेट एक्स वाई ड्रॉज अनदर बिल ऑफ 1800 ऑन एक्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फंड टू मीट द फर्स्ट बिल। एक्स अब वाई बिल ड्रॉ किया है एक्स पे, क्योंकि वाई के पास है ही नहीं मैच्योरिटी पे पैसा देने के लिए। तो मैच्योरिटी के पहले वाई ने एक बिल ड्रॉ किया एक्स के ऊपर, ये क्या हो जाएगा, एक्स के बुक्स में बीपी और वाई के बुक्स में BR। देखो वाई टू BP 1800 रुपया, और यहां हो जाएगा BR2X 1800 रुपया। कोई दिक्कत
एकदम लाइन पकड़ के चलो और एंट्री पास करना है। एंट्री तुम्हारे दिमाग का है। अब सेकंड बिल वाई डिस्काउंट करवा लिया 1740 रुपया में और एक्स को 360 रुपया दे दिया आफ्टर मीटिंग द फर्स्ट बिल। मतलब फर्स्ट बिल का पेमेंट भी कर दिया वाई, तो पहले वाई डिस्काउंट कराया उसका एंट्री कर दो। वाई डिस्काउंट कराया बिल को, तो वाई के बुक्स में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग और बिल अकाउंट डेबिट टू वाई है। पागल लोग। सर ये तो वाई के बुक में बी होगा आर ना। सॉरी वाई डिस्काउंट कराया ना, सॉरी ये राइट, हाँ ये लोग राइट वाई डिस्काउंट कराया ना, तो वाई के बुक्स में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है, कितना रुपया उठाया बैंक से? 1740 रुपया, तो बाकी डिस्काउंटिंग हो गया 60 रुपया, 1800 रुपया का बिल था। अब क्या किया? वाई एक्स को 360 रुपया भेज दिया, वाई अब उस बिल का पेमेंट भी कर रेमिटेड टू एक्स आफ्टर मीटिंग द फर्स्ट बिल। फर्स्ट बिल को पेमेंट कर दिया बैंक को, क्योंकि बैंक तो वाई का गला पकड़ने आएगा ना फर्स्ट बिल के लिए। तो वो तो एक्स का गला पकड़ेगा ना। नहीं बेटा, एक मिनट, डिसऑनर हुआ है। पहला बिल कौन ड्रॉ किया था? एक्स ड्रॉ किया था, एक्स ने वाई पे किया था। हाँ, तो बैंक से डिस्काउंट कौन कराया? एक्स करा है। और वो क्या बोलेगा बैंक को? वाई से ले लेना मैच्योरिटी पे पैसा। हाँ, बैंक जाएगा वाई के पास। वाई अगर डिसऑनर करता तो बैंक तुम्हारा एक्स के पास आता ना। हाँ, या बैंक तुम्हारा एक्स के पास क्यों आएगा सर? वाई तो मैच्योरिटी पे ऑनर किया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? वाई बैंक को फर्स्ट बिल का पैसा दे दिया और 360 रुपया एक्स को भी दे दिया। सर वो 360 सेकंड बिल का दिया ना। मेरे को क्या मतलब है किस बिल का 360 दिया? ओह अच्छा, ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा? वाई बैंक को पेमेंट किया और एक्स को भी पेमेंट किया, तो वाई के पास से तो वाई पेमेंट किया ना, तो वाई से पैसा कहाँ लिया? पहला बिल कितने का था? 1200। हाँ ये बिल्स पेबल टू बैंक, ठीक है 1200 का था। अच्छा, वो पहले बैंक को पेमेंट का एंट्री नहीं करके पहले एक्स को पेमेंट का एंट्री की है। ठीक है, तो एक्स को वो 360 रुपये दिया तो टू बैंक, और वो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी 40 रुपीज, यानी 400 रुपया का एक्स का क्लियर कर दिया वो हिसाब, और बैंक को भी 1200 दे के हिसाब क्लियर कर दिया। लास्ट बिल का क्या हुआ सर? सेकेंड बिल भी ड्यूली मेट हो गया। बोला जनरल एंट्री पास करो, तो सेकेंड बिल भी ड्यूली मेट हो गया, मतलब सेकेंड बिल का पैसा भी। अच्छा, सेकेंड बिल कौन पेमेंट करेगा बैंक को? एक्स। हाँ, तो वो बिल्स पेबल टू बैंक किया 1800 रुपया, और ये भी पेमेंट किया 1800। ये तो क्यों करेगा? और 1200 का बिल था तो, अरे बता रहे हैं 1200 का पहला बिल था, दूसरा बिल 1800 का ना, तो भैया बस मामला फिर टूस। अरे ये 600 रुपया का क्या करेगा? फर्स्ट बिल का पैसा वाई दे नहीं पा रहा था, इसलिए एक्स पे नया बिल ड्रॉ किया था ना। हाँ, तो एक्स्ट्रा अमाउंट का बिल ड्रॉ करवा लिया, तो वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा वापस। अच्छा, हाँ, ये ट्विस्ट होता। तो एक्स को पेमेंट किया इसलिए वाई तो एक्स टू बैंक, और वाई को पैसा मिला इसलिए बैंक टू वाई। ठीक है, हाँ ठीक। ये वाला हम भी मानते हैं आपसे ब्लंडर होने का उम्मीद था, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है। जितना क्वेश्चन बोला उतना एंट्री पास करके निकल जाते थे, एक एंट्री गलत होता और क्या होता। ठीक है, सर यहाँ पे मार्क्स एंट्री वाइज देगा ना? बिल्कुल। ER Logistics acquired a delivery van on hire purchase on 1/4/2023 from Mahavir Enterprise. The terms are as follow. हायर परचेज प्राइस है 1,80,000, डाउन पेमेंट है 30,000। पहला EMI देगा 50, सेकंड 50, थर्ड EMI 30, फोर्थ EMI 20। गुड्स का कैश प्राइस भी बता दिया 1.5 लाख। आपको टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके बताना है खाली।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए। टोटल पेमेंट कितना कर रहा है? 30,000 डाउन पेमेंट और बाकी 50-50, 30-20 हर EMI। हाँ। तो टोटल 180 पेमेंट कर रहा है। कैश प्राइस कितना है गुड्स का? 1.5 लाख। 1.5 लाख। तो कितना एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है? 30,000। 30,000। तो 30,000 का तुम्हारा इंटरेस्ट है। हाँ। उस इंटरेस्ट को अब ये लोग बड़ा भयानक काम किया भाई। ऐसा क्यों किया रे भाई? इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में बताया है ना। कहाँ गया? क्वेश्चन कहाँ गया? वो अच्छा ऊपर है। इंटरेस्ट का रेट तो बोला नहीं है भाई, है ना। हाँ तो मेरा नियम क्या बनता है? ये लोग यहाँ पे बड़ा अजीबो गरीब काम किया है। ये लोग बोला एक बार मानते हैं 6% इंटरेस्ट होता तो एक बार मानते हैं 12% इंटरेस्ट होता। तो ऐसे मानते हैं का क्या कहानी होती है? मानेंगे सर ऐसा? वही तो बात है, फालतू बात हो रही। तो हम तो क्या करता पता है? मेरा सॉल्यूशन ये होता टोटल 180 देना है। हाँ। जिसमें से हम डाउन पेमेंट कितना, कैश प्राइस 1.5 लाख है। सॉरी कैश प्राइस 1.5 लाख है ना। हाँ। 1.5 लाख में डाउन पेमेंट कितना दे दिए? 30,000। हाँ। तो अब 1.20 देना है। हाँ। अच्छा नहीं, यहाँ भी गड़बड़ होता ना। एक 20 देना है, या हम तो ऐसे कहते हैं 180 देना था। 30,000 डाउन पेमेंट तो 1.5 लाख बचा। फिर पहला EMI 50,000, कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख। फिर अगला EMI 30,000। यही तो बोला क्वेश्चन। 50-50। अच्छा सॉरी 50, एक और 50, एक और 50, तो बचा 50,000। फिर एक और पेमेंट 30,000, हाँ। तो बचा 20,000। तो हर बार जो बचा हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता, मतलब उसको मानता रेशियो। तो 15:2, 10:2, 5:2, ये मेरा रेशियो बनता। 15:2, 10:2, 5:2। इस रेशियो में मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 30,000 ना। 30,000 को इस रेशियो में बांट देता। ये मेरा हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होता। ठीक है, ये आपके बुक में दिया हुआ भी है तरीका। ये लोग ये 15%, 12% मान के क्यों किया नहीं बताओ। ठीक है। हाँ सर ठीक। तो ये मेरा सम्स होता। नेक्स्ट बोला एक सोल ट्रेडर है, फर्निश द फॉलोइंग बैंक समरी फॉर द ईयर एंडेड 31/2023। वो बैंक समरी दिया, मतलब बैंक का उसका ओपनिंग बैलेंस है दिसंबर 31, 2022 को, हमको बनाना है 2023 का। ओपनिंग बैलेंस दिया है 11,000। तो उसका एड डिपॉजिट, कैश कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, ये सब मिला के आ रहा है। और नहीं, कैश डिपॉजिट है उसका, कैश सेल 1,25,000, क्रेडिट कलेक्शन 3.5 लाख और इनकम फ्रॉम पर्सनल इन्वेस्टमेंट 36,000। और कहाँ कहाँ पेमेंट किया वो भी बताया, पर्सनल ड्राइंग और शॉप एक्सपेंस। ठीक है। और वो चेक इशूड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड चेक इशूड फॉर पर्सनल एक्सपेंस और बैंक चार्जेस भी दिए। ये सब का वो खर्चा किया। तो यानी उसका अल्टीमेटली ईयर एंडिंग बैलेंस 16,500, मतलब वो एक तरीके से अपना बैंक स्टेटमेंट का डिटेल दिया है। इसके अलावा मेरे को मेरा ओपनिंग क्लोजिंग एसेट लायबिलिटी वो सब दिए हैं। ठीक है। मेरे को ये भी दिया है, he also informed you that he used 75% of cash sale proceeds for making cash purchase and the remaining balance deposited in bank। तो हर बार जितना कैश में माल बेच के आता है उसका 75% कैश परचेज करता है, बाकी बैंक में जमा कर देता है। He has allowed cash discount of 5,000 to its credit customer for prompt payment। कैश डिस्काउंट भी दिया है 5,000 का,
He has allowed cash discount 7,000 for by his supplier and ये डिस्काउंट रिसीव्ड भी है, डिस्काउंट अलाउड भी गिवन है। आपको बता रहा है कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर एंड पेमेंट टू सप्लायर गुड्स आर इनवेरिएबल बाय क्रॉस चेक्स। आपको बोला रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट तो बड़ा आसान से बनेगा। उसका ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? 11,000 है ना? नहीं, ये रहा ओपनिंग कैश बैलेंस है उसका 7,000, ठीक है ना? और ओपनिंग बैंक बैलेंस कितने है उसका 11,000। ये दोनों कहाँ आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ये 4,000 थोड़ी ना ओपनिंग कैश, क्या दिखता है लोग, 7,000 है ना। ओहो सॉरी 2022 और 2023 की मैंने, तो 22 ओपनिंग होगा और ये क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो ओपनिंग कैश कितना है 4,000, ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है 11,000। ये दोनों कहाँ आ जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेबिट में। अब दिखा रहा है ऊपर, यहाँ पे तुमको बता रहा है वो कैश में माल बेच के कितना कलेक्शन किया। कैश आउट ऑफ कैश सेल 1,25,000। वो बता रहा था नीचे कि वो 75% कैश बैंक में जमा करता है ना, तो 1,25,000 अपने आप में 75% है, तो 100% कितना होगा, मतलब टोटल कैश कलेक्शन कितना हो रहा है बोलो। 1,25,000 75% है, नहीं एक मिनट, नहीं वो तो कैश परचेज में यूज किया है। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ऐसे बैठ के नहीं बनेगा। कैश कलेक्शन का कोई कहानी नीचे दिया नहीं है। कैश सेल 5 लाख कहां से आ गया? ये सब ऐसे नहीं बन पाएगा, इसको बैठ के ठीक से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनवाया है, फिर ट्रेडिंग पीएल में आपको जो खर्चा दिया है, जैसे डिस्काउंट वाला, एन 10 वाला, वो सब पुटिंग करने का दिया है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट ठीक से बनाना पड़ेगा। ये सब अपने को ठीक से बैठ के बनाना पड़ेगा। बट अब कब मिलोगे आप लोग हमसे, क्योंकि देखो इसमें वर्किंग में कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, पूरा वो जो याद है कन्वर्जन पढ़ाते हैं हम सिंगल एंट्री का, कस्टमर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, सब बनाना पड़ेगा। सब बहुत झोल वाला दिया, समझ रहे हो? हाँ सर, इसको छोड़ना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसको भी एग्जाम में अटेंड नहीं करने में फायदा है। हाँ। हम एग्जाम ओरिएंटेड पे बात करेंगे तो इसको बनाएंगे, बट ऐसे बैठ के नहीं बना सकते, ऑफलाइन बैठ के बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि एक एक डेटा को कहाँ कहाँ पुटिंग, पहले वर्किंग खोल के फिर पुटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार इस क्वेश्चन को अगर क्विट भी करें तो अपना 2 नंबर 3 नंबर तो पूरा अटेंड हुआ। हाँ। अपने को 5 अटेंड करनी है, तो अगर 4 नंबर को क्विट भी कर दें तो अभी भी अपने पास ऑप्शन है। पार्टनरशिप में यहाँ पे आपको दिया है रिजोल्यूशन का सम, द एसेट वे रियलाइज इन इंस्टॉलमेंट में एसेट का पैसा है, क्रेडिटर वे पेड 14,500 इन फुल, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन एस्टिमेटेड टू बी 2,700, एक्चुअल स्पेंड ऑन अकाउंट वाज 2,000। अच्छा ठीक है, द अमाउंट वाज पेड ऑन 15 सितंबर ड्यू अप मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, मतलब ये वो पीस मिल वाला सम है, ठीक है ना। हाँ। अपने को टोटल लायबिलिटी चुकाना कितना है, क्रेडिटर को 15,000 चुकाना है, पार्टनर का लोन है वो भी चुकाना है 5,000। अच्छा यहाँ पे बोला नहीं है लेकिन कौन सा मेथड, सरप्लस मेथड की मैक्सिमम लॉस मेथड, कौन सा यूज करेंगे? चलो कुछ मेंशन ना हो तो अपने मन से नहीं, मेंशन नहीं हो तो सरप्लस मेथड करना है, मतलब पहला वाला मेथड।
अच्छा, ठीक है ना। तो पहले सरप्लस कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो तीनों का कैपिटल कितना है? 38, 24, 18। तो वो लिखे पहले, देखो 38, 24, 18। नहीं, टोटल नहीं चाहिए मेरे को। क्या करेंगे इसमें, तीनों को उनके PSR से डिवाइड मारेंगे। तो 38 को 2 से डिवाइड मारे 19,000, 24 को 2 से मारे 12,000, 18,000 को 1 से मारे 18,000। तीनों में से एक को रिलेटिव कैपिटल लेना पड़ेगा। तीनों में से कौन सा सबसे छोटा है? 12,000। तो 12,000, तो 12,000 इंटू 2 24,000, 12,000 इंटू 2 24,000, 12,000 इंटू 1 12,000। तो अभी इसका कैपिटल है 38, जबकि होना चाहिए 24। तो इसका एक्स्ट्रा कैपिटल कितना है? 14,000। इस भाई साहब का भी है 24, होना भी 24 चाहिए, तो इसका नील। इन भाई साहब का है 18, जबकि होना चाहिए 12, तो इसका 6,000 का एक्स्ट्रा कैपिटल है। अब रिपीट दिस प्रोसेस फॉर अत्रिक एंड रूपा। अगेन 14,000 डिवाइडेड बाई 2, उसका रेशियो से फिर डिवाइड मारे 7,000, और इसको भी 6,000 डिवाइडेड बाई 1, तो इसको भी 6,000। फिर दोनों में लोअर कौन? 6,000। अब 6,000 इंटू 2 12,000, 6,000 इंटू 1 6,000। तो इसका एक्सेस कैपिटल है, अभी कैपिटल है 14,000 एक्स्ट्रा, लेकिन और 12,000 में हटा दे तो 2,000 अभी भी एक्सेस बचता है, और इसका भी 6,000 माइनस 6,000 तो नील हो गया। मतलब पहले इसका 2,000 चुकाएंगे और फिर इसका 12 और 6। मतलब अल्टीमेट मेरा ये दिमाग में रखने का बात होगा, ठीक है ना। हाँ सर। एकदम बच्चा समझ दिया है 14 नंबर में। अब सबका अमाउंट लिख देंगे। क्रेडिटर को चुकाना है 15,000 और मोहित का लोन चुकाना है 5,000, बाकी पार्टनर का जो कैपिटल चुकाना लिख दिए। मेरे पास पहले से कैश अवेलेबल कितना है? 1 मिनट रुको, हम लैपटॉप को चार्ज में लगा दें। सॉरी, मेरे पास कैश कितना है? 5,400। 5,400 मेरे पास कैश है देने के लिए। तो सबसे पहले क्रेडिटर को चुकाना है। क्रेडिटर 15,000 की जगह 14,500 में मान गए। हाँ। तो हम लिखेंगे 5,400 कैश पेड है 5,400। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंस अलग से लिख देंगे, रख देंगे ना। मेरे को रियलाइजेशन के लिए 2700 रुपया हम एस्टिमेट करके रखा है। हाँ। और ये रियलाइजेशन का खर्चा पेमेंट किया 15 सितंबर, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। बट उस समय पता चला 2,000 है, ठीक है। तो अभी तो 2700 ही पता है ना। तो 5,400 में बस कैश अवेलेबल है, उसमें से 2700 साइड कर दो, अभी भी 2700 रुपया बच गया। तो वो क्रेडिटर को चुका दो। क्रेडिटर को चुकाना है अभी भी और 12,300। सर तो 14.5 में मान गया है ना। नहीं, एक बार 15 ही लिखोगे एग्जाम में। लास्ट में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना क्रेडिटर को, लास्ट पेमेंट क्रेडिटर को, वहां उसका 500 रुपये एडजस्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना रियलाइजेशन हुआ? 12,600। अभी भी क्रेडिटर को देना कितना है? 15,000 माइनस 2700 करेंगे तो कितना आएगा? 12,300, है ना। तो 12,300 देना है, जबकि मेरे पास 12,600 है। आप बोलेंगे क्रेडिटर का 500 भी माफ हुआ, मतलब क्रेडिटर को देना कितना है? 11,800 ना। हाँ। तो पूरा 11,800 पेमेंट कर देंगे। तो 12,600 मेरे पास आया, 11,800 पेमेंट कर दिया, 800 रुपया बच गया। हाँ। वो 800 मोहित का लोन चुकाएंगे पहले, क्योंकि पहले पार्टनर का लोन चुकेगा, फिर कैपिटल का बारी आएगा। तो वो 800 मोहित को भी चुका दिया। अभी भी मोहित को कितना चुकाना है? 5,000 माइनस 800, 4,200। 4,200 मोहित को चुकाना है, और बाकी पार्टनर को जो चुकाना है वो तो खड़ा ही है अभी तक। चंद्रलेखा, क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ। अभी नेक्स्ट रियलाइजेशन आया 30,000 का, 30 अगस्त को। तो मेरे को मोहित का 4,200 चुकाना, वो चुका दिया। 30,000 में 4,200 गया, 25,800, है ना। 25,800, 30,000 में से 4,200 गया। अभी हमको पहले किसको चुकाना है? सरप्लस में निकला था अतिरिक्त को 2,000 चुकाना है। तो पहले हम अतिरिक्त को 2,000 चुकाएंगे। यहाँ ये लोग गलत किया प्रेजेंटेशन को। पहले हमको यहाँ पे अतिरिक्त का 2,000 चुका दिखाना चाहिए। अभी भी कितना बच गया मेरे पास? 25,800 बचा, तो 2,000 23,800। 23,800 में अभी भी हमको
पहले 12 इधर और 6 उधर, हाँ 12 और 6 चुकाना है। हाँ हाँ 12 और 6 चुकाना है, तो अभी भी इसका 12 चुकेगा और इसका 6 चुकेगा। नहीं मोहित नहीं, सॉरी रूपा को 6 हाँ चुकेगा। रूपा का हाँ। अभी भी कितना बच गया? 23,800 में से 12,000 और 6 18,000 गया, 5,800। हाँ वो तीनों में पीएसआर में बच जाएगा। ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट रियलाइजेशन आएगा 40,000, लेकिन वही पे हमको पता चला मेरा 700 रुपया रियलाइजेशन एक्सपेंस का भी बच गया था, मेरे पास 40,700 है देने के लिए। हाँ वो तीनों को हम फिर पीएसआर में बांट देगा। ये सारा बात। अब जो बच जाएगा वो उनका लॉस होगा। देखो वो एग्जैक्टली उनकी पीएसआर में आ गई। तो ये बहुत अच्छा सम दिया, दे दे मजा आ जाएगा 15 नंबर में। वो कन्वर्जन अटेम्प्ट करने से अच्छा तो ये कर लेंगे। हाँ अब मेरे को यानी मेरे 4 एक अटेम्प्ट हुआ 2 नंबर, एक अटेम्प्ट हुआ 3 नंबर, एक अटेम्प्ट हुआ 5 नंबर। मेरे 3 अटेंड भी हो गए, देखो पूरा फुल अटेंड हो गए। अब मेरे को और 2 अटेंड करने हैं और मेरे पास 3 क्वेश्चन बचे हैं, 6 7 8। ठीक है ना। अब इसमें देखो मेरे को जी ब्रांच दिया है, ब्रांच में क्या बनाने बोला है पहले देख लो। ये कन्वर्जन है, फॉरेन ब्रांच टू इंडियन ब्रांच। तो ये हमको नहीं करना चाहिए पहले, हालांकि है इजी। मेरे को देखो कुछ नहीं किया, मेरे को ट्रायल बैलेंस दिया है बेटा। तो वो ट्रायल बैलेंस किस में दिया है? न्यूजीलैंड डॉलर में। आसान सम एकदम, सुन लो इजी सम से। मेरे को न्यूजीलैंड ऑकलैंड में मेरा एक ब्रांच है, मेरे को उसका ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने बोला है। ठीक है ना। मेरे को बोला कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीज एंड प्रिपेयर द ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है ना। तो मेरे को पहले इजीली एक बात समझना, मेरे को क्या क्या डेटा दिया हो देखो। मेरे को बता रहा है द ब्रांच अकाउंट इन द एचओ इज डेबिटेड बैलेंस। अच्छा ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना है? एचओ के लिए 13,20,000। गुड सेंड टू ब्रांच है इस बार का 80 लाख, वो इंडियन रुपीज में बता दिए। अब देखो क्या दिया, बोलता ऑफिस फर्नीचर को हम 2007 में खरीदे थे, तब तो $1.80 था। तो ऑफिस फर्नीचर को जो डॉलर में दिया होगा मेरे को ट्रायल बैलेंस में, हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये ऑफिस फर्नीचर 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर, इसको इंटू 80 करेंगे हम। मेरे को बता रहा है एक्सचेंज रेट, ओपनिंग बता रहा है 88 और क्लोजिंग बता रहा है 92। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को भी मल्टीप्लाई करने का मिल जाएगा तरीका। और एवरेज रेट 90 दी है, बाकी सब आइटम को 90 से मल्टीप्लाई करके हम कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आया? एसेट को परचेज डेट पे कन्वर्ट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग पे, बाकी सबको एवरेज पे। तो देखो डॉलर का रेट लिखा, डेबिट आइटम में पहले डॉलर में अमाउंट लिखा, उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता गया। क्रेडिट आइटम का भी डॉलर में लिखा, उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते गए। जो भी डिफरेंस आएगा सर, आएगा डिफरेंस, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस मैच है, क्योंकि वो डॉलर्स में है। लेकिन इंडियन रुपीज में मल्टीप्लाई करोगे अलग अलग रेट का से, तो मैच तो नहीं करेगा। जो भी डिफरेंस आएगा उसी को बोलते हैं डिफरेंस इन एक्सचेंज, और लिख देंगे। अब आपको ट्रायल बैलेंस मिल गया तो आपको ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट तो बनाना आता ही है, खाली देख देख के पुटिंग करना। समझ में आया? हाँ सर। अगला सम आपको इंश्योरेंस क्लेम का दिया है, ये वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला। हम अगर एग्जाम में हो तो 6 और भी अटेंड नहीं करें, मेरे पास ऑप्शन है 7 और 8 का, क्योंकि देखो बहुत लंबा सम सही है। अगेन 7 में आपको AS 11 का क्वेश्चन दिया है, डॉलर पाउंड में कन्वर्जन का। 7 में पहले सिंपल पूछा है AS 11 में क्या क्या चीजों को डिस्क्लोज करना चाहिए, PL वगैरह में क्या क्या चीजों का डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो देखो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है 7 का। ये तो तुम्हारा एक्सचेंज रेट का डिफरेंस कितना आ रहा है वो बताओ, तुम्हारे पास जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के वो कितना रिजर्व में एक्यूमुलेट अमाउंट है वो बताओ, तुम्हारा ओपनिंग कितना था रिजर्व, क्लोजिंग कितना रिजर्व है वो बताओ,
इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होकर उसका वैल्यू कितना बनता है वो बताओ। किस नेचर का, क्या टाइप का ये रुपया आया था, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है तुम्हारा, अगर कोई चेंज हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। ये सब चीज़ों का बताना पड़ता है कि मेरे पास डॉलर जो मेरे पास पड़े हैं अकाउंट में, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रैक्टिकल दिया है, बोल रहा है कि पुष्कर लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम आरबीसी बैंक ऑफ 65 लाख टू बी यूटिलाइज एज अंडर। एक लोन मिला है, AS 16 का क्वेश्चन है। AS 16 क्या था, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट में क्या कंसेप्ट था कि सर एसेट खरीदते वक्त, एसेट के लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है खरीदते वक्त, बनाते वक्त, तो वो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए एसेट बनाते वक्त अगर हो रहा है और एसेट खरीदते वक्त अगर हो रहा है, वो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, और बाकी रिमेनिंग पीरियड या अदर रेवेन्यू आइटम के लिए जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट को पीएल में डालते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए। बोला 14/8/2023 को पुष्कर लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम आरबीसी लिमिटेड 65 लाख का, जिसमें से वो 19,50,000 का तो इक्विपमेंट खरीदा है। फैक्ट्री शेड बनाने में 26 लाख रुपया लगाया है। एडवांस फॉर परचेज ऑफ डिलीवरी व्हीकल, एक डिलीवरी व्हीकल लिया है, उसके लिए एडवांस दिया है 6.5 लाख, और वर्किंग कैपिटल में लगाया है वो 13 लाख रुपया। इन मार्च 2024 इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन वॉज कंप्लीटेड। तो ये मशीन का इंस्टॉलेशन मार्च 2024 को जाके कंप्लीट हुआ। 14/8/23 को लोन लिया और मार्च 24 में जाके इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड वॉज कंप्लीटेड एंड द मशीनरी इंस्टॉल्ड। अच्छा, उस दिन ही फैक्ट्री शेड भी बन के रेडी हुआ। हाउएवर द ट्रक वॉज नॉट डिलीवर्ड टिल 31/3/24। तो ट्रक के लिए जो एडवांस पेमेंट किया है लोन लेके, उसका अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, पूरे साल का ब्याज बैंक कितना लिया है, 11,70,000 रुपया। तो बताओ इसमें से कितना पीएल में जाएगा और कितना बैलेंस शीट में। क्वेश्चन यही है, एकदम इजी है देखना सोल्यूशन। एसेट खरीदना इज नॉट अ क्वालिफाइड एसेट। एसेट बनाने के लिए क्वालिफाइंग एसेट के लिए जितना पैसा लगता है वही कैपिटलाइज होता है। क्वालिफाइंग एसेट के लिए जितना पैसा लगता है वही कैपिटलाइज होता है। क्वालिफाइंग एसेट किसको बोलते हैं, जो बनाने में टाइम लगे, खरीदने में टाइम लगता है, इंस्टॉल करने में टाइम लगा, उसके लिए कोई इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया जाता। इंस्टॉल तो तुम लेट करो, तुम्हारा गलती है, खरीदने के साथ तो एसेट इंस्टॉल हो जाना चाहिए। इंस्टॉलेशन में लेट लगा, इसके लिए उसका इंटरेस्ट को कभी कैपिटल में नहीं डालेंगे, उसका इंटरेस्ट पीएल में ही जाएगा। तो देखो तुम टोटल इंटरेस्ट कितना पेमेंट किए हो, 11,70,000, उसमें से कितना इक्विपमेंट के लिए हुआ, तो डिवाइडेड बाई 65 लाख इंटू 19,50,000। ये समझ में आया हम क्या किए, टोटल लोन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई टोटल लोन इंटू उस पर्टिकुलर एसेट के लिए लोन। तो 11,70,000 डिवाइडेड बाई 65 लाख इंटू 19,50,000, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो पूरा पीएल में जाएगा। तो ये देख लो 11,70,000 डिवाइडेड बाई 65 लाख इंटू 19,50,000, तो 3,51,000 का इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में यानी पीएल में जाएगा। फैक्ट्री शेड बनाना कंस्ट्रक्शन है ना, हाँ है, तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, मतलब एसेट में ऐड होगा। तो अगेन वही 11,70,000 डिवाइडेड बाई 65 लाख इंटू फैक्ट्री शेड बनाने में कितना रुपया लगा, 26 लाख, तो इंटू 26 लाख की, तो आया 4,68,000। ये क्वालिफाइंग एसेट है इसलिए कैपिटलाइज होगा। डिलीवरी वैन का एडवांस पेमेंट कोई क्वालिफाइड एसेट नहीं है सर, तो 11,70,000 डिवाइडेड बाई 65 लाख इंटू डिलीवरी वैन का कितना लगा, 6.5 लाख, तो इंटू 6.5 लाख की जो आया यानी 1,17,000 पूरा इनकम स्टेटमेंट यानी एक्सपेंडिचर में जाएगा। और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लगाना भी कोई एसेट बनाना नहीं है, इसका भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकता, तो इसका इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा, पीएल में। तो वही 11,70,000 डिवाइडेड बाई 65 लाख इंटू कितने रुपये का वर्किंग कैपिटल लगाए हो, 13 लाख, तो इंटू 13 लाख करोगे, जो इंटरेस्ट आया वो पीएल में गया।
तो खाली 4,68,000 कैपिटलाइज होगा, बाकी सब पीएल में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। इजी क्वेश्चन था, खाली बंटवारा करना है। तो ढंग से एस को पढ़ोगे, हम बताया किसको क्वालिफाइंग एसेट मानते हैं, तो जिसको क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, बाकी का पीएल में जाएगा। तो ये आंसर अच्छा था, ठीक है जी सर। लास्ट क्वेश्चन 8 का एबीसी बोला है, व्हाट फैक्टर आर गवर्निंग द सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाते वक्त क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है? तो 3 ही मेन फैक्टर है, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, मटेरियलिटी। प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म वाला बात कि जो फ्यूचर इवेंट अनसर्टेन है उनको अभी रिकॉर्ड मत करो, अगर उसमें इनकम है तो। प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो, बट लॉस को कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में पहले रिकॉर्ड कर लो। लॉस या रिस्क को रिकॉर्ड करो, लॉस या लायबिलिटी को, लेकिन अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम को रिकॉर्ड मत करो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब हर चीज को लीगलिटी में मत देखो, फॉर्म को मत देखो, सब्सटेंस यानी सिचुएशन को देखो। इसका एग्जाम्पल भी देके आ सकते हो आराम से। क्या सर, ईएमआई पे एसेट लेते हैं तो डिप्री परचेजर क्लेम करता है, हालांकि डिप्रिसिएशन का रूल बोलता है कि जो एसेट का ओनर हो वही डिप्री क्लेम कर सकता है, और ईएमआई पे तो हम ओनर लास्ट इंस्टॉलमेंट में बनते हैं, बट फिर भी पूरा साल हम पूरा लाइफ टाइम पे हम डिप्री लेते हैं। यानी यहाँ पे लीगलिटी को नहीं देख रहे, सब्सटेंस को देख रहे हैं, सिचुएशन को। अब मटेरियलिटी कंसेप्ट मतलब जो चीज मटेरियल आइटम है उन पे ज्यादा, उनको डिस्क्लोजर में ज्यादा ध्यान दो। जो आइटम तुमको लगता है तुम्हारे बैलेंस शीट पीएल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकता है, उस पर ज्यादा फोकस करो। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन दे दिया, स्कोरिंग एकदम। इसका एक थ्योरी यहाँ देखो, बोला पार्टनरशिप एक्ट का है। हाँ, अब यहाँ पे आदमी फंस गया। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। अब सेक्शन नंबर कहाँ याद रहे सर? पहले ये प्रैक्टिकल नहीं देख रहे, पहले एक बार थ्योरी देख रहे हैं। एक्चुअली में सेक्शन 37 बात करता है रिटायरमेंट वगैरह के रूल को लेकर। तो रिटायरमेंट पे कैसे प्रॉफिट का बंटवारा होता है, रिटायरमेंट पे कैसे सेटलमेंट होता है, उसको लेकर बात करता है। बट सर ये आंसर थोड़ा एग्जाम में फंसा देता कि सेक्शन 37 बोलते किसको है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान वही दिया पूरा रिटायरमेंट का ज्ञान कि सर्वाइविंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के लोगों को पैसा देंगे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट जब तक नहीं होगा तब तक रिटायरिंग पार्टनर को भी पैसा मिलेगा, अगर उसका पैसा अटका पड़ा रहा तो 6% करके इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब वाला ज्ञान। ये आंसर था जो फेंका फाकी में भी लिखना दिक्कत होता है क्योंकि सेक्शन नहीं पता। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच गया, वो भी पढ़ लो। और 31 मार्च 2023 क्लब एज ए सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है 28,000 का ओपनिंग, और ओपनिंग एडवांस भी बता रखा है। तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये ओपनिंग एडवांस है। फिर बोला है ड्यूरिंग द ईयर द क्लब रिसीव्स अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,08,000, रिसीव्ड है 2,08,000, जिसमें से 12,500 आपका 2024-25 का है। आप बना कौन से ईयर के लिए रहे हो? 23-24। तो मतलब इसमें अगले साल का एडवांस मिला, ये क्लोजिंग एडवांस हो गया। 31 मार्च देयर वाज अ 5 मेंबर हु हैज नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन। 5 मेंबर ऐसे हैं जो 1600 पर पर्सन करके सब्सक्रिप्शन नहीं दिए, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। आपको बोला सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के दिखाओ। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कौन से नेचर का होता है? इनकम नेचर का। इनकम नेचर का कौन सा साइड बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट, और जब जब बढ़े तो क्रेडिट करेंगे, जब जब घटे तो डेबिट। तो देखो वही किया। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस यहां लिखा, ओपनिंग एरियर को इधर लिखा, पैसा आया तो और इधर लिखा, जो जो माइनस करना है वो इधर लिखा। अल्टीमेटली सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर निकल के आ गया। ठीक है, हाँ सर। ये था आपका अकाउंट्स का पेपर।